अब एक कंसेप्ट, एक प्रिंसिपल जो इस साल भी सिलेबस में उतना ही इंटैक्ट है जितना पहले हुआ करता था, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वेव ऑप्टिक्स का ये बेसिक कंसेप्ट है, हाइगेंस प्रिंसिपल। लाइट का रिफ्लेक्शन और लाइट का जब रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों ही कुछ सर्टेन रूल्स, सर्टेन लॉज फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा लॉ, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द इंसिडेंट रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है। और रिफ्रैक्शन में क्या, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and its ratio with the sine of angle of refraction is a constant for a given pair of media। और सेकंड लॉ वही का वही है कि रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और प्लेन लाइन, तीनों प्लेन में रहते। अब ये प्रैक्टिकली सबने ऑब्जर्व कर रखा था कि ऐसा होता है, हाँ ठीक है ऐसा होता है, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं था कि ऐसा होता क्यों है, क्यों हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा इक्वल क्यों होते हैं। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी न्यूटन ने। और न्यूटन ने एक प्रिंसिपल दिया था, कॉर्पस्किल्स थ्योरी। कॉर्पस्किल्स थ्योरी वो कुछ जमी नहीं बाकी सारे साइंटिस्ट को, कुछ उन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ जो बात कह रहे थे फिर उससे मुकर भी रहे थे, मतलब कंट्रोवर्शियल बातें थी उसके अंदर, कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स, तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। पहले हुआ करती थी सिलेबस में वो थ्योरी भी, लेकिन अब सिलेबस में से निकाल दी गई बहुत साल पहले। तो थ्योरी, कॉर्पस की थ्योरी तो काम में तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं रही, न्यूटन को सबने खारिज कर दिया। उनके बहुत बाद एक साइंटिस्ट हुए हाइगन्स। हाइगन्स ने अपना एक नया कंसेप्ट दिया और उस कंसेप्ट के बेस पर उन्होंने सक्सेसफुली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। उनका एक्सप्लेनेशन अब तक का सबसे सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन है, मैथमेटिकल प्रूफ है वो, मैथमेटिकल प्रूफ है। मैथमेटिकली इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि क्यों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, क्यों ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में रहते हैं। तो हाइगन्स प्रिंसिपल आपके सिलेबस में है, पूरी डिटेल में है, और इसका प्रूफ भी, क्या प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हाइगन्स प्रिंसिपल के बेस पर आपके सिलेबस में है, और मोस्ट प्रोबेबल है इसका क्वेश्चन एग्जाम में आना। ये दोनों प्रूफ ऐसे हैं, दोनों डेरिवेशंस ऐसी हैं कि इन दोनों में से लगभग किसी एक का आना तय है। और अब क्योंकि इस बार बहुत कम हो गया है वेव ऑप्टिक्स में सिलेबस, पोलराइजेशन पूरी तरह से निकल गया है और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी आधे अधूरे हैं, तो इस क्वेश्चन के आने के चांस मोस्ट प्रोबेबल है, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। या हाइगन्स प्रिंसिपल पर अपना एक अलग क्वेश्चन भी 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाता है। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, यही आ जाता है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें कुछ उसके बेसिक समझने पड़ेंगे जो हाइगन्स ने ही बताए थे अपने प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए। याद कीजिए गॉस थ्योरम से पहले हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था एरिया वेक्टर का। एरिया हालांकि वेक्टर नहीं होता, लेकिन गॉस थ्योरम के लिए आपने एरिया वेक्टर लेना पड़ा। तो गॉस ने अपनी थ्योरम समझाने से पहले कहा कि जी एरिया को पहले वेक्टर लेना पड़ेगा, देख लो इसकी डायरेक्शन कैसी होती है। तो वेव हाइगन्स प्रिंसिपल के लिए हमें कुछ और समझना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एक बहुत रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट है ये वेव ऑप्टिक्स में, और इसके बेस पर फिर आगे बहुत सारे एडवांसमेंट हुए। वेव फ्रंट क्या है, कुछ भी नया नहीं है, हाइगेंस ने जो देखा उसी को बता दिया। जब आप पानी के ऊपर एक पत्थर फेंक के मारते हैं तो आप देखते हो कि वो लहरें बनती हैं और बाहर की तरफ चलती चली आती हैं, सर्किल में वो मूव करती हैं, बाहर की तरफ चलती चली आती है, वो वेव फ्रंट है। जो आपको दिखाई दे रहा है वो वेव फ्रंट है। वो जो लहरें बाहर की तरफ को फैलती हुई आपको दिखाई दे रही सर्कल में, वो वेव फ्रंट्स है।
तो वेव फ्रंट है क्या एक्चुअली? एक्चुअली है क्या वेव फ्रंट? मैथमेटिकली हम इसे कैसे समझें? एक ही सामने दीवार है, और इस दीवार से आपने कई सारी रस्सियां बांध ली। ये रस्सियां आपने बांध ली चार, और चार आप दोस्त यहां खड़े हो गए, और इन रस्सी को बिल्कुल ताल से ताल मिलाकर सेम फेस में इन्हें ऑसिलेट करा रहे हैं। यानी जब इस बच्चे का हाथ ऊपर जा रहा है तो इसका भी हाथ ऊपर जा रहा है, इसका भी हाथ ऊपर जा रहा है, इसका भी हाथ ऊपर जा रहा है। जब इसका हाथ अपने पीक हाईएस्ट पॉइंट पर है, तब इनके भी अपने अपने हाथ हाईएस्ट पॉइंट पर हैं। जब इसका हाथ नीचे आ रहा है तो भी सब बिल्कुल ताल से ताल मिलाकर, जैसे कि मिलिट्री वाले मार्च पास्ट करते हैं, कदम से कदम मिलाकर उनके हाथ और उनके पैर सब बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, आपस में एक साथ चल रहे होते हैं। तो यहाँ इस रस्सी के अंदर एक वेव बन जाएंगी, जो कहाँ चलेंगी? जो दूसरी साइड तक चलेंगी आपकी। ये वेव बन गई, क्योंकि सब बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है सबके मूवमेंट। तो जब यहाँ क्रैश बनेगा तो दूसरे वाले में भी क्रैश, यहाँ भी क्रैश, यहाँ भी क्रैश। जब यहाँ ट्रफ चल रहा होगा तो सब बिल्कुल एक ही साथ आएंगी। एक आइडेंटिकल लेंथ है दोनों की, आइडेंटिकल मटेरियल है, एक जैसी स्ट्रिंग है, कोई मोटी पतली नहीं है, सब में वेव स्पीड सेम है। तो अब आप यहाँ देखें, ये पॉइंट कहाँ है? अपने लोएस्ट पॉइंट पर। ये पॉइंट कहाँ है? अपने लोएस्ट पर। ये कहाँ है? लोएस्ट पर। ये कहाँ है? लोएस्ट पर। अब इन पॉइंट्स को, जो ये लोएस्ट पॉइंट अपनी लोएस्ट पोजीशन पर आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, चाहे वो स्ट्रेट लाइन आए या कर्व आए, कुछ भी आए। यहां अगर आप देखें तो ये अपने हाईएस्ट पीक पर है, पॉजिटिव पर। ये पॉजिटिव, हाईएस्ट पॉजिटिव, हाईएस्ट पॉजिटिव, हाईएस्ट पॉजिटिव। इन्हें आप मिला दीजिए, इन्हें आप मिला दीजिए, चाहे वो स्ट्रेट लाइन बने या कुछ भी बने। ये पॉइंट देखें अपनी नॉर्मल पोजीशन पर है, ये पॉइंट देखें नॉर्मल पर, ये पॉइंट देखें नॉर्मल पर, ये पॉइंट नॉर्मल पर। अगर इस पॉइंट की टेंडेंसी अपवर्ड जाने की है तो इसकी टेंडेंसी भी अपवर्ड जाने की, इसकी टेंडेंसी भी क्या है? अपवर्ड जाने की। इन सबको मिला दीजिए आप। अच्छा, ये जो पॉइंट अब मैंने ये मिला रहा हूं मैं, ये एक्चुअली ये पॉइंट्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कहा जाएगा इनको? ये अपने लोएस्ट पॉइंट पर है, ये अपने लोएस्ट पॉइंट पर है। मैक्सिमम निगेटिव, मैक्सिमम निगेटिव, इसकी टेंडेंसी अपवर्ड से जाने की, इसकी भी टेंडेंसी अपवर्ड है। पोजीशन दोनों की सेम है और मोशन दोनों के सेम है। तो इन दो पॉइंट्स को, जिनकी पोजीशन भी सेम है और मोशन भी सेम है, आप क्या कहोगे? दे आर इन द सेम फेज। दीज टू पॉइंट्स, दीज ऑल दीज फोर पॉइंट्स आर इन द सेम फेज। ये वाले सारे पॉइंट्स अपने अपने पॉजिटिव पीक पर है। इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड्स है, इसकी टेंडेंसी भी डाउनवर्ड्स है, इसकी टेंडेंसी भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है। सबके मोशन और सबकी पोजीशन सेम है। तो आप क्या कहोगे? ये सारे के सारे पॉइंट्स कैसे हैं? दे आर इन द सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन। ऐसे ये वाले सारे पॉइंट्स सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन में, हालांकि ये पॉइंट और ये पॉइंट अपोजिट फेस में है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये वाला पॉइंट नीचे जाने में। लेकिन ये सारे पॉइंट्स अगर आप मिलाओगे तो ये सारे की, इन सबकी अपनी अपनी पोजीशन अपने अपने मीन पोजीशन पर है सारे के सारे, और सबकी एक ही मोशन है। तो मोशन और पोजीशन सबकी सेम है। दीज ऑल दीज पॉइंट्स आर इन द सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन। बस इन्हें मिलाने वाली एक लाइन या प्लेन। अभी तो हमने चार वेव्स ली हैं, अगर इस तरह की बहुत सारी थ्री डायमेंशनल वेव्स चल रही हो तो एक प्लेन बन जाएगा ये प्लेन या लाइन जो भी बन जाए, इसको एक्चुअली प्लेन या लाइन ना बोल करके हम एक सिंपल ब्रॉड वर्ड यूज कर लें, लोकस। लोकस में प्लेन भी आ गया और लाइन भी आ गई, स्ट्रेट लाइन भी आ गया, कर्व भी आ गया, सब कुछ आ गया। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ मीडियम इन सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन, बस इसे ही बोलते हैं हम वेव फ्रंट। जो आपको लहरें पानी के ऊपर चलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये ऐसे लहरें बन रही हैं। आपने एक जगह पत्थर फेंका और यहां ये लहरें बन गई।
तो इन लहरों के बीच बीच में एक्चुअली आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? उभरा हुआ हिस्सा, जो पानी का वो पार्ट जो अपने नॉर्मल सरफेस लेवल से ऊपर उठ गया। लेकिन इनके बीच बीच में कुछ पानी का वो पार्ट भी है जो अपनी नॉर्मल सरफेस से दबी हुई कंडीशन में रहे। ये सारे के सारे पार्टिकल कैसे हैं? ये सारे के सारे पार्टिकल्स अपने अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हैं एक साथ। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पीक आपको आगे बढ़ता हुआ बाहर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली एक वेव फ्रंट है। ये वाले सारे पॉइंट्स कहाँ हैं? ये अपने अपने निगेटिव पीक पर है, डाउन है। तो ये भी आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा सर्किल जो मैंने रेड बनाया, कुछ देर बाद यहाँ होगा, कुछ देर बाद यहाँ होगा। ये क्या बढ़ रहा है आगे? ये वेव फ्रंट बढ़ रहा है। इस वेव के ऊपर कितने वेव फ्रंट आप इमेजिन कर सकते हो? इनफाइनाइट। यहाँ ये ये सारे पॉइंट्स को आपने मिला दिया जो कि अपनी अपनी मीन पोजीशन पर थे। क्यों? ये वाले पॉइंट नहीं है क्या? ये ठीक है ना, अपनी मीन पोजीशन पर है, ना एक्सट्रीम पर है, ना मीन पर है, ना एक्सट्रीम पर है, लेकिन जिस पोजीशन पर ये पॉइंट है उसी पोजीशन पर ये पॉइंट है। जो मोशन इस पॉइंट का, वही पॉइंट, वही मोशन इस पार्टिकल का। सबकी पोजीशन और मोशन बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इस इन सारे पार्टिकल्स को अगर आप ज्वाइन कर दें किसी एक लाइन से, किसी एक कर्व से, या किसी एक प्लेन से, तो ये भी अपने आप में क्या बन जाएगा? एक वेव फ्रंट बन जाएगा। तो वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेव फ्रंट। इज कॉल्ड वेव फ्रंट। कुछ भी नहीं है वेव फ्रंट, वही है जो हम रोजाना देखते हैं। आप रात में किसी टाइम आप अपने बेड पर चादर झाड़ रहे हैं, तो लेके ऐसे झटका मारते हैं, एक लहर आगे बढ़ती है उसके अंदर। वो जो आगे बढ़ रहा है, वो वेव फ्रंट बढ़ रहा है आपके आगे। समझ रहे हैं बात? अब वेव फ्रंट कई तरह के हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि सोर्स क्या है। सोर्स क्या है? अगर आपके पास सिर्फ एक पॉइंट सोर्स है, ये पेन है, पेन की नोक एक पॉइंट सोर्स है, यहां से ये अपने अंदर लाइट निकाले। बेसिकली हाइगेंस ने जो अपना प्रिंसिपल दिया था वेव फ्रंट्स का और सारी चीजों का, वो लाइट के लिए दिया था। इनिशियली उन्होंने लाइट के लिए दिया था, लेकिन वो एप्लीकेबल है हर तरह की वेव के ऊपर। पानी के ऊपर बनने वाली लहरें, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वो मैकेनिकल वेव है, वहां भी एप्लीकेबल है पूरा। वहां भी सब एप्लीकेबल है पूरा। इंटरफेरेंस आप अगर कभी ध्यान से देखें तो पानी में बनते हुए मैक्सिमा मिनिमा बहुत साफ दिखाई देते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न तो बहुत ही क्लियर बन जाता है। अगर दो जगह आप पत्थर फेंको, पानी के ऊपर एक पत्थर यहाँ फेंका, एक पत्थर यहाँ फेंका, लहरें बनी, और जो लहरें यहाँ आपस में मिलती हैं तो उथल पुथल मच जाती है। जहां जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, भाई एक पत्थर यहाँ भेजिए, एक पत्थर 2 मीटर दूर आपने और फेंका एक साथ, बिल्कुल दोनों में से वो सर्किल बाहर निकले। जहां वो सर्किल आपस में मिलते हैं वहां एक उथल पुथल मिल जाएगी। कहीं तो वो जरूरत से ज्यादा ऊपर चला जाएगा पानी, कहीं नीचे चले जाएगा, वो इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पर। वो हालांकि सस्टेन नहीं है, क्योंकि आप पीछे से मेंटेन नहीं रख पा रहे उन वेव के फॉर्मेशन को। लेकिन अगर वेव आप कोई ऐसा सोर्स ले लें जो लगातार पानी को वाइब्रेट कराता रहे, तो यहाँ आपको इंटरफेरेंस पैटर्न साफ दिखता है। नालियों में बनता हुआ दिखाई देता, नालों में बनता हुआ दिखाई देता है इंटरफेरेंस पैटर्न, जब एक वेव आगे बढ़ती है और बीच में कुछ उसका ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, बीच में एक पत्थर पड़ा हुआ दो किनारों से निकल रही है और फिर आगे जा करके वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। मैं पागल हूँ, दिमाग खराब हूँ, ये चीजें देखता रहता हूँ इधर उधर। तो बेसिकली उन्होंने वेव फ्रंट का जो कंसेप्ट दिया था वो लाइट के लिए दिया था। लेकिन ये एप्लीकेबल है हर तरह की वेव के लिए, मैकेनिकल वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी, और मैकेनिकल में ट्रांसवर्स वेव के लिए भी, और लॉन्गिट्यूडनल वेव, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है? तो सोर्स के हिसाब से वेव फ्रंट अलग अलग तरह के हो जाते हैं। सबसे पहला वेव फ्रंट सर्कुलर वेव फ्रंट। सर्कुलर वेव फ्रंट कुछ और नहीं है, जो पानी के ऊपर आपने पत्थर फेंका और उसमें जो लहरें सर्किल की फॉर्म में बाहर निकलती जा रही हैं, वो सर्कुलर वेव फ्रंट्स है। सर्कुलर वेव फ्रंट बनते हमेशा सरफेस पर। सर्कुलर वेव फ्रंट बनते हमेशा सरफेस पर। सॉलिड की सरफेस पर भी बन जाते हैं, और लिक्विड की सरफेस पर तो बनते ही बनते हैं।
जो अभी कल परसों अर्थक्वेक की आया था, वो जो अर्थक्वेक का आना है वो एक्चुअली वेव फ्रंट का आगे बढ़ना है। एक जगह उसका एपी सेंटर होता है, वहां से वो वाइब्रेशंस चले। और हमारे जो अर्थ है सॉलिड है, सॉलिड है, लेकिन दुनिया का कोई सॉलिड ऐसा नहीं है जो लिक्विड ना हो, अपने आप में लिक्विड की प्रॉपर्टी भी रखता है थोड़ी सी है। तो उस सरफेस के ऊपर जो वो चलते हैं वही अर्थ एक्चुअली अर्थक्वेक है। वेव फ्रंट जो आगे बढ़ रहा है, लहरें आगे बढ़ती हैं। अगर इसको सैटेलाइट से या बहुत ऊंचाई से देखा जाए तो अर्थक्वेक के एपी सेंटर से ये लहरें आगे बढ़ती हुई वैसे ही दिखाई देती हैं, बिल्कुल जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बढ़ती हुई दिखाई देती है। अर्थ की सरफेस पर ऐसी लहरें दिखाई देती हैं। तो वेव फ्रंट्स का आगे बढ़ना है। तो सर्कुलर वेव फ्रंट यानी किसी सरफेस पर वेव फ्रंट्स का बनना टू डायमेंशनल होगा, ये किसी एक पॉइंट सोर्स से। आपने पत्थर पानी में भेजा, आपने वहां सोर्स, आपका पत्थर का आपका गिरना पानी के ऊपर वो सोर्स है। और फिर वहां से जो सर्कुलर रिपल्स निकल रहे हैं, जो सर्कुलर लहरें वहां से निकल रही हैं, वो एक्चुअली क्या है? वो सर्कुलर वेव फ्रंट है। दूसरा वेव फ्रंट है स्पेरिकल वेव फ्रंट। स्पेरिकल वेव फ्रंट तब बनता है जब आपके वेव के चलने के लिए थ्री डायमेंशनल स्पेस अवेलेबल है। मेरा बोलना, इस स्पीकर से, साउंड सिस्टम में से आवाज का निकलना, ये इस टाइम स्फेरिकल वेव फ्रंट शो कर रहा है। ये एक पॉइंट सोर्स है। अगर आप इसे पॉइंट सोर्स मान लो, तो यहाँ से हर तरफ आवाज निकल करके जा रही है, हर तरफ आवाज निकल करके जा रही है। ये काश हम देख पाते। तो इस आवाज के चलने से भी हमारे इस एयर के अंदर वही लहरें बन रही हैं जैसे पानी के ऊपर बनती है। हमें दिखाई नहीं दे रही, हमें सुना, हम उसको फील नहीं कर पा रहे अभी, वो एक अलग बात है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें दिखाई देती साउंड, जिसमें एयर के अंदर भी चलती हुई वेव फ्रंट्स दिखाई दे जाते हैं। अगर बहुत इंटेंस साउंड हो, या एयर में कुछ पार्टिकल सस्पेंडेड अगर है, तो वो दिखाई दे जाती है। एयरप्लेन के रॉकेट होते हैं, हाई स्पीडिंग रॉकेट होते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं, उनके पीछे वो वेव बनता हुआ दिखाई दे जाता, वेव का पूरा कोन बनता हुआ दिखाई देता। या किसी पिक्चर में आप ध्यान दीजिए कि गोली का, बुलेट का एक स्लो मोशन दिखाई जाता है, तो उसके आसपास जो एयर है वो डिस्टॉर्ट सी चलती, पीछे हल्का सा एक कौन सा बनता हुआ चलता है बुलेट के पीछे। वो वेव फ्रंट बन रहे हैं, वो पूरे वो सोर्स है वेव, वो वेव क्रिएट करती जा रही है, और पीछे जो बुलेट का वो जो कौन सा फैलता जा रहा है, वो वेव फ्रंट्स है वो। तो अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस अवेलेबल है वेव्स को चलने के लिए, और पॉइंट सोर्स है आपके पास, तो यहां से इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर वेव चलेगी, एक स्फीयर बन जाएगा। कौन सा स्फीयर बन जाएगा? जब आप सारे के सारे पॉइंट्स, सारे के सारे पार्टिकल इन सेम फेस में आप ज्वाइन करेंगे तो स्फीयर बन जाएगा आपका। तब वो कौन सा वेव फ्रंट होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट, राइट। तीसरी तरह का वेव फ्रंट है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ये तब बनता है जब आपका जो सोर्स है वो एक इलोंगेटेड सोर्स है। इलोंगेटेड सोर्स है, हालांकि ऐसे सोर्सेज बहुत कम अवेलेबल है। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा पेन अपने अंदर से लाइट निकालने लगे, इसका हर पार्ट पॉइंट निकालने लगे, तो इधर वेव चलेगी, इधर चलेगी, इधर चलेगी वेव। और अब आप सेम फेस में वाइब्रेशन को जो बनाओगे, तो वो क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा इसके चारों तरफ। भाई यहाँ भी वेव है, यहाँ भी वेव है, यहाँ भी वेव है, इधर भी वेव है, इधर भी वेव है। अगर एक प्लेन में लोगे तो सर्किल बन जाएगा, और एक के ऊपर एक के ऊपर एक सर्किल बनते चले जाएंगे, तो पूरा क्या बनेगा? सिलेंडर। तो वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया। बेसिकली ये है, सर्कुलर, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। लेकिन जब इनमें से कोई एक वेव फ्रंट सोर्स से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर चला जाए, अभी हम तीनों को बना के लिखेंगे। जब यही तीनों में से कोई एक वेव फ्रंट सोर्स से बहुत बड़ी डिस्टेंस पर चला जाए, तो इसका जो घुमाव है, कर्वेचर है, वो हल्का पड़ जाएगा। वो हल्का पड़ जाएगा बिल्कुल, जैसे यही हमने वेव फ्रंट बनाया था यहाँ पर। तो अगर बहुत दूर मैं इसको ले जाऊं, यहां तक ले जाऊं ऐसे, तो रेडियस बढ़ती रहेगी। जो इसका कर्वेचर है, कर्वेचर समझते हो, घुमाव, वो घुमाव जो है वो क्या होता रहेगा? वो हल्का हल्का और हल्का और हल्का और हल्का हो जाएगा, और एक डिस्टेंस पर जाकर क्या होगा? ये लगभग लगभग प्लेन बन जाएगा। तो अब ये क्या हो गया? ये आपका कहलाएगा प्लेन वेव फ्रंट। हालांकि प्लेन वेव फ्रंट के सोर्सेज बहुत कम है। बहुत कम सोर्सेज ऐसे हैं जो अपने अंदर से सीधे सीधे प्लेन वेव फ्रंट एमिट कर सकते हैं। लेकिन सर्कुलर वेव फ्रंट भी
स्फेरिकल वेव फ्रंट भी और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट भी। जब ये सोर्स से बहुत ज्यादा दूर चले जाए तब इनकी कर्वेचर खत्म हो जाती है, इनका घुमाव खत्म हो गया, और अब ये क्या बन गए, प्लेन वेव फ्रंट बन गए। ठीक है, इस प्लेन वेव फ्रंट से ही हम सारी की सारी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको प्लेन वेव फ्रंट से ही इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। समझ है इतनी बात? तो हेडिंग डालते हैं हम हाइगेंस प्रिंसिपल। ये हाइगेंस प्रिंसिपल से ही पहले आप हेडिंग डालिए वेव फ्रंट। Locus of all the particles of medium vibrating in same phase। बल्कि नहीं, इसमें वाइब्रेटिंग वर्ड काटो आप। हाँ, इन सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन, ये ज्यादा बेहतर बनेगा। इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। फर्स्ट लिखिए आप सर्कुलर वेव फ्रंट, लिखिए वेव फ्रंट फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और द सरफेस ऑफ सॉलिड ड्यू टू emission of wave from a point source। Next, spherical wavefront, wavefront from formed in space three-dimensionally due to emission of wave from a point source।